हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमने वेक्टर स्पेस का एक्सरसाइज 6.2 मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ उसकी हमने एक्सरसाइज 6.1 हम लोगों ने सारी कंप्लीट कर ली थी। आज हम उसकी एक्सरसाइज 6.2 को डिस्कस करेंगे और जिसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपके पास है डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स इन आर की पावर 4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। आप लोगों ने लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट तो पहले ही पढ़ लिया कि किसी भी वेक्टर्स को, सेट ऑफ वेक्टर्स को हम कैसे लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट। 6.1 में हमने ये काम काफ़ी दफ़ा किया। इसमें भी हमने यही काम करना है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करना है सेट ऑफ वेक्टर्स को और लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़रा ये काम ये है कि वहाँ ना आर स्केयर या आप आर क्यूबिक तक डिस्कस किया, यहाँ आर की पावर 4 है आपके पास, ठीक है। आर की पावर 4 का मतलब है 4 टुपल्स वाला वेक्टर। अब इसमें ये देखिए, जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है उसमें आपको ना 3 वेक्टर्स गिवन है, ठीक है। काम हमने वही करना है। हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, हम उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वहां से हम वैल्यूज निकालते थे। अगर सारी वैल्यू 0 आती थी तो हम कहते थे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर कोई वैल्यू नॉन जीरो आ जाती थी तो हम कहते थे लीनियरली डिपेंडेंट है। तो हम पहले तो ना इस तरह करते हैं कि इन 3 वेक्टर्स का ना लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, जितने वेक्टर्स होते हैं उतने स्केलर आप लेट कर लेते हो। तो 3 वेक्टर्स हैं, 3 स्केलर लेट कर लिए, ए बी और सी। आपने ए को ए से पहले वेक्टर को मल्टीप्लाई कराया, प्लस दूसरे स्केलर को दूसरे वेक्टर से, प्लस तीसरे स्केलर को तीसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा के इज इक्वल टू 0। और यहाँ बता रहे हैं कि ए बी सी जो हमने लिए ये फील्ड के मेंबर लिए। अब यहाँ आपके पास ए जो है आपने उसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया सबके साथ, बी को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और सी को सबके साथ अंदर क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। ये आपने मल्टीप्लाई करवा के अब आपने इस तरह करना है कि पहली, जैसे ये आपने ए को अंदर मल्टीप्लाई करवाते, इन सब के फर्स्ट टर्म को आपस में ऐड कर लेना है, यानी सबकी फर्स्ट टर्म आपस में ऐड हो जाएंगी, ए प्लस 3b प्लस 2c कॉमा। फिर सेकेंड टर्म सबकी ऐड हो जाएंगी, 3a प्लस 2b प्लस 8b प्लस 9c। फिर इसी तरह थर्ड टर्म और फिर इस तरह फोर्थ टर्म, ये ऐड होके इज इक्वल टू 0। अब ये आप इनको इक्वेट कर लें कि पहली भी 0 के बराबर हो जाएगी, दूसरी टर्म भी 0, क्योंकि ये सारी टर्म 0 के बराबर है ना। तो आप इनको अलग करके कि पहली टर्म भी 0 के बराबर है, दूसरी टर्म भी 0 के बराबर है, थर्ड वाली भी और फोर्थ वाली भी। ये आपके पास ना 4 इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। ये 4 इक्वेशंस आ गई हैं। अच्छा, अब ना जो आप पहले काम करते आए हो ना 6.1 में, क्योंकि उसमें सिर्फ या तो आपके पास आर स्केयर होता था या आर क्यूबिक होता था, आपके पास 2 इक्वेशन बनती थी या आपके पास 3 इक्वेशन बनती थी। और 2 इक्वेशन या 3 इक्वेशन को सॉल्व करना तो आसान काम है, इजीली आप 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके उस पर वैल्यूज निकाल सकते हैं। या इसी तरह अगर आपके पास 3 इक्वेशन हो तो 3 इक्वेशन को भी सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन अब ना यहाँ 4 इक्वेशन है। अब 4 इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए मेथड हैं। अब जो मैं यहाँ मेथड इस्तेमाल कर रही हूँ ना वो भी ईजी है, हम आगे फिर उसी को लेके चलेंगे। हम एक मेथड देख लेते हैं। उसमें इस तरह है कि आपने ना अगर 4 इक्वेशंस है ना, उन 4 में से ना आपने ना कोई 2 लेट कर लेनी है, या पहली 2 कर लें या आखिरी 2 कर लें। आपने ना पहली 2 को लेट कर लेना है। मैं अभी इस तरह कर रही हूँ कि ये पहली 2 इक्वेशन ले रही हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट 2 इक्वेशन में लेट करके जा रही हूँ। ये मैं आपको थोड़ा सा रफ पे बता भी देती हूँ। ये फिर आपने इस तरह करना है, ये जो पहली 2 इक्वेशन मैं यहाँ इसको लिख लेती हूँ, a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू 0। एक मैं ये लेके चली और एक 3a प्लस 8b प्लस 9c इज इक्वल टू 0, एक मैं ये लेके चली, ठीक है। पहली 2 इक्वेशन मैंने लेट कर ली। अब इसमें आपके पास ये a है, ये 1 a के साथ मतलब आप समझे 1 है, आपने इस तरह लिख देना है 1 3 2, दोबारा 1 3 2, ठीक है। फिर 3 8 9 है, 3 8 9 3 8 9, ठीक है। यानी पहले ऊपर वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिख लिए 1 3 2, 2 दफा करके लिखने, और फिर 3 8 9 3 8 9 3 8 9। अब इसमें इसको भी छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना, ठीक है। आपने इसको छोड़ के जो दरमियान वाले बचेंगे ना उनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवानी है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और इसको सॉरी इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। यानी जो दरमियान वाले हैं उनको आपस में आपने एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। और कैसे करना है आपने लिखना है, क्योंकि कोफिशिएंट आप क्या लेके चल रहे हो, ए बी और सी जो स्केलर लेट किए थे, तो ए ओवर
बी ओवर सी ओवर, ठीक है। ये आपने ए बी और सी ऊपर जो आपके लेट किए हैं ना, ए बी सी किए हैं तो आप ए बी सी लिख लें, जो आपने लेट किया अब वो लिख के ना, अब ये जो आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की हुई ना वो आपने इन सब के नीचे लिखनी है। यानी कि अगर आपने ये पहले ए के नीचे लिखनी है तो ये पहले वाला 3 मल्टीप्लाई बाय 9 आपके पास कितना हो जाएगा 27, माइनस दरमियान में आता है माइनस, और 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब आपने लिखनी है दूसरे के नीचे, तो ये दूसरे फैक्टर को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 1 9, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपके पास हो जाएगा 9। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a ओवर 11 हो जाएगा, b ओवर -3 हो जाएगा, और c ओवर -1 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह इसको सॉल्व करने का तरीका है। अगर 4 इक्वेशंस हो तो आपने पहली 2 लेट कर लेनी है, उन पहली 2 लेट करके आपने इस तरह उनके कोफिशिएंट को लिख के पहले वालों को छोड़ के बाकियों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा के a के नीचे पहले वाले की लिख देनी है, b के नीचे दूसरे वाले की, और c के नीचे थर्ड वाले की आपने लिख के आपने इस तरह करके ना इक्वेशन बना ली। अब क्योंकि ये तीनों बराबर हैं तो ये किसी ना किसी वैल्यू के बराबर ही होंगे ना, ये तीनों आपस में क्या है इक्वल हैं, ये किसी ना किसी वैल्यू के बराबर होंगे। हम ऐसा करते हैं कि लेट कर लेते हैं, ये आगे यहाँ सारा सॉल्व किया हुआ है, ये मैंने आपको रफ पे करके बता दिया कि ये कैसे किया। अब हमने इस तरह किया कि इन सारी वैल्यूज को ना आपने किसी के बराबर लेट कर लिया कि जी ये के बराबर है, ठीक है। ये के बराबर लेट कर लिया। अब यहाँ अगर हम इसको कंपेरिजन करें तो a ओवर 11 किसके बराबर होगा, ये अगर हम इनको कंपैरिजन करें ना, क्योंकि तीनों बराबर है और हमने इसको किसके बराबर लेट कर लिया के के बराबर, आप कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं। तो हम इनको अगर कंपैरिजन कराएं तो a ओवर 11 भी के बराबर होगा, b ओवर -3 भी के बराबर होगा, और इसी तरह c ओवर -1 भी किसके बराबर होगा के। और यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगी 11 के, b की निकालेंगे तो निकलेगी -3 के, c की निकालेंगे तो क्या निकलेगी माइनस के। ये आपके पास क्या निकल आएंगी वैल्यूज, ये a की निकल रही है, b की निकल रही है, और आपके पास किसकी वैल्यू निकल रही है c की वैल्यू निकल रही है। हमने पहली 2 इक्वेशन से a b और c की वैल्यू निकाल ली। अब आपने इस तरह करना है, अगर आपने पहली 2 इक्वेशन में से a b और c की वैल्यू निकाली है ना, तो आपने उनको ना अगली 2 इक्वेशन में पुट कर देना। अगर तो पहली 2 से जो आपने इक्वेशन निकाली है और अगर आपने उनको अगली 2 में पुट किया और वो अगली 2 इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, सेटिस्फाई का मतलब है कि दोनों का आंसर लेफ्ट और राइट बराबर आ जाए, तो फिर तो हम कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। ये फिर क्या हो जाएगी, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगी। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती तो फिर हम कहेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मैं आपको करके भी दिखाऊंगी कि कैसे। अगर तो ये वैल्यूज अगर आप इन बाकी 2 इक्वेशन में पुट करते हैं और अगर वो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर पुट करने से सेटिस्फाई नहीं होती तो फिर आपने कहना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आपने कहना है कि वो क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, और ये हम क्यों कह रहे हैं कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट इस वजह से है क्योंकि ये जो आपने ए बी और सी की वैल्यू लेट की हुई है ना, ये आपने नॉन जीरो है, ये देखिए ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये क्योंकि 11 इससे मल्टीप्लाई हो रही है, नॉन जीरो हमने अपने तौर पे लेट की है। तो अगर नॉन जीरो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो इसका क्या मतलब होता है, नॉन जीरो है, और नॉन जीरो कब होता था, जब वो लीनियरली डिपेंडेंट होता था। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि अगर नॉन जीरो हो तो लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर वैल्यू जीरो हो जाए सारी तो हम कहते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अब हमने ये एक नॉन जीरो वैल्यू लेट की हुई है, ये 11 के -3 के ये के। अगर तो ये नॉन जीरो ने इन दोनों को सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब है कि ये नॉन जीरो वैल्यू मिल गई है, तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये लीनियरली डिपेंडेंट है। हाँ, अगर इस नॉन जीरो ने इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो नॉन जीरो वैल्यू नहीं है, सारी जीरो है, तो ये लीनियरली क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब आप इन तीनों को ना पुटिंग द वैल्यूज इन 3 एंड 4, ये जो 1 और 2 से निकाली है इसको मैं 3 और 4 में पुट करने लगी हूँ। जब मैं पुट करूंगी ना तो वह सेटिस्फाई करेंगे, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। हम यहाँ पुट कर लेते हैं, ए हमारा निकला है 11 के, बी निकला है -3 के, और सी हमारा निकला है माइनस के। हम इसको ऐसा करते हैं, पहले इक्वेशन नंबर में आपको 3 में पुट करके दिखा देती हूँ। -a यानी कि -11 के, फिर -5 और b की जगह पुट करना था -3 के, फिर +4 और c की जगह पुट करना था -k इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, देखती हूँ क्या आता है। -11 के, -15 के, +-4 के इज इक्वल टू 0।
उसके बाद ये आपके पास -11 के, माइनस का 15, ये सॉरी माइनस माइनस प्लस होना था, ये माइनस माइनस प्लस 5 3 15 के। अच्छा 15 के और -4 के आपके पास बचना था प्लस का 11 के। ये माइनस का 11 के प्लस का 11 के 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। देखिए इसने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। हमने पुट किया, लेफ्ट और राइट का बराबर आंसर आया, इसका मतलब है इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। इसी तरह अगर आप इन वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में भी पुट करते हैं ना, तो इसने क्या करना है, सेटिस्फाई करना है 4, ए की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दें 11 के, प्लस 7 बी की जगह आप पुट कर दें -3 के, प्लस 23 और सी की जगह आप पुट कर दें -k इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम इसको, ये हमने वैल्यूज को पुट किया, अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये तो आपके पास बन जाएगा 44 के -21 के और प्लस माइनस माइनस और 23 के इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 44 के माइनस का 21 माइनस का 23 माइनस का 44 के इज इक्वल टू 0। ये प्लस का, ये माइनस का 0 इज इक्वल टू 0। इसने फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसका ये मतलब है हमने जो पहली और दूसरी इक्वेशन से वो जो नॉन जीरो वैल्यू निकाली थी उसको थर्ड और फोर्थ में पुट किया, तो उसने उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब है कि इन सेट ऑफ वेक्टर्स का आंसर नॉन जीरो ही आ रहा है। इसने सेटिस्फाई किया ना, तो नॉन जीरो आ रहा है। और कभी भी जब आंसर आपको कोई नॉन जीरो मिल जाता था तो हम कहते थे कि वो सेट क्या आ जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। अगर सारी वैल्यू जीरो होती हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर कोई भी नॉन जीरो मिल जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब है कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये आपके पास क्या हो जाएंगे, लीनियरली। हेंस गिवन वेक्टर्स इन R4, ये हेंस गिवन वेक्टर्स इन R4 आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम स्टेप पे है, हम उसको देख लेते हैं। यहाँ भी आपके पास ना ये तीन सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है। आपने इन 3 सेट ऑफ वेक्टर से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। लीनियर कॉम्बिनेशन वही 3 वेक्टर स्केलर लेट कर लेने हैं। आपने स्केलर को अंदर 1 बाय 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कराया, फिर दूसरे वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कराया, फिर सी को तीसरे वेक्टर के साथ इज इक्वल टू 0। अब आपने इनको सबको पहली वाली टर्म्स को ऐड कर लेना है, फिर दूसरी वाली को, फिर थर्ड वाली को और फिर फोर्थ वाली को इज इक्वल टू 0। इनको हम इक्वेट करवा लेते हैं, पहली टर्म भी 0 के बराबर, दूसरी टर्म भी 0 के बराबर, थर्ड टर्म भी 0 के बराबर एंड फोर्थ टर्म भी 0 के बराबर। अब यहाँ भी आपने वही काम करना है जो मैंने आपको बताया कि आपके पास 4 इक्वेशन बन गई हैं। 4 में से ना आप पहली 2 लेट कर लें, ये वाली और ये वाली आप लेट कर लें। आपने इनके ऐसे करने कोफिशिएंट्स को लिख लेना है। पहले का है 1 2 और 1, तो 1 2 1 1 2 1। फिर दूसरे के लिख लेने -2 1 और -6, -2 1 -6 -2 1 और माइनस का 6। ये पहले वाले को छोड़ के और आखिरी वाले को छोड़ के अब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये 2 मल्टीप्लाई बाय -6 माइनस का 12, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये 1 आ जाएगा। फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -2 तो आपके पास कितना आ जाएगा, -2, दरमियान में माइनस और वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, दरमियान में माइनस और वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपने मल्टीप्लाई करवा के तो a बन गया -13, b आपके पास बन गया प्लस का 4 और c आपके पास बन गया नीचे इसके 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको वैल्यू सॉल्व करके दिखा दिए हैं। ये कैसे करना है ये यहाँ लिखी हुई है, ये a ओवर -13, b ओवर 4 और c ओवर 5। हम इन सबको किसके बराबर रख लेते हैं, एक k के बराबर, क्योंकि तीनों बराबर है, ये वैल्यूज नॉन जीरो है, k के बराबर रख ली हमने। ये हमें कह देते हैं कि हमने इसको नाम दे दिया c। अब आप इनको 1 बाय 1 कंपेयर करवाएं, a ओवर -13 k के बराबर आएगा तो a की वैल्यू निकलेगी -13 के, b ओवर 4 भी k के बराबर आएगा तो b की वैल्यू निकलेगी 4 के, c ओवर 5 भी k के बराबर आएगा तो c निकलेगा 5 के। अब अगर तो ये तीनों इक्वेशंस अगर आप इसमें पुट करें, ये नॉन जीरो वैल्यूज हैं, और अगर इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया तो इसका मतलब है लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। हम ऐसा करते हैं, इसको पुट करके देख लेते हैं। पहली वाली में मैं आपको थर्ड वाली में पुट करवा के दिखाती हूँ। ए की वैल्यू आपकी निकली है -13 के, बी की निकली है 4 के, सी की निकली है आपके पास 5 के। ठीक है, अब हम ये पुट करते हैं पहले थर्ड इक्वेशन में, 4a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें पुट करके दिखाती हूँ। 4 a की वैल्यू है -13 के, फिर प्लस
सी की वैल्यू आपके पास है -5k इज इक्वल टू 0। अच्छा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास बनेगा 52 माइनस का 52k, और जब इसको कराएंगे तो आपके पास बनेगा -5k। तो देखें, जब आप इनको आपस में ऐड करते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाता है, -57k। ये इसके ये क्या लेफ्ट और राइट आपस में बराबर आई है? लेफ्ट और राइट तो आपस में बराबर नहीं आई है। इसका ये मतलब है कि इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, और किसी एक को भी ना करे ना तो फिर इसका मतलब है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बाकी आप फोर्स में बेशक पुट करके देखना चाहें, आप इसमें पुट कर लें, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अगर तो सेटिस्फाई नहीं होती तो हम कहते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये जो हमने वैल्यूज निकाली है ना, मैंने आपको इसको पुट करके दिखाया है, तो इसने सेटिस्फाई नहीं किया, इस साइड पे जीरो नहीं आया, लेकिन पहले क्वेश्चन में आ गया था, तो हमने कहा था वो लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन फिर इस क्वेश्चन में हम कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो आपने यहाँ लिख देना, putting the values in 3 and 4 we see that equations are not satisfied, they are satisfied। ये सिर्फ इसका मतलब है जब भी सेटिस्फाई हो सकती हैं जब k की वैल्यू जीरो हो, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू पे इसने इसको सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब है ये सिर्फ जब भी सेटिस्फाई होंगी जब जीरो होंगी, और सारी वैल्यूज अगर जीरो होती हैं तो वो वेक्टर्स क्या हो जाते थे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते थे। हेंस गिवन वेक्टर्स इन R4 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसी तरह हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बिल्कुल सिमिलर यही क्वेश्चन है आपके पास, इसी मेथड से होना है आपके पास। क्वेश्चन नंबर है 2, let v is equal to p3x be the vector space of all polynomial of degree less than equal to 3 over r together with a zero polynomial, determine whether these vectors are linearly dependent or linearly independent। इसमें ना बस आप समझे पोलिनोमियल दी गई है, बाकी उन्होंने कहा कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये जो आपके पास ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं कि इंडिपेंडेंट है। ये आपके पास एक u v और w दिया, काम वही है। आपने ऐसा करना है, पहले इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी तीन वेक्टर्स हैं तो तीन स्केलर लेट करके और उनको आपस में ऐड करके जीरो के बराबर रख देना। ए को अंदर मल्टीप्लाई कराया, बी को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, सी को अंदर मल्टीप्लाई करवाया। अब आपने आपस में पहली वाली टर्म्स को आपस में ऐड कर लेना है, फिर दूसरी वाली टर्म्स को आपस में ऐड कर लेना है। अच्छा, इसमें ये है कि आपके पास ना, क्योंकि ये पोलिनोमियल है, यानी कि एक्स क्यूबिक है, एक्स स्केयर है, एक्स है, ये देखें पोलिनोमियल है, u इज इक्वल टू एक्स क्यूबिक माइनस 4x स्केयर 2x प्लस 3। इसमें क्योंकि अगर आपके पास पोलिनोमियल गिवन है ना, तो आपने इस तरह करना है कि पहली टर्म में ना आपको नजर आ रहा होगा कि ax क्यूबिक, bx क्यूबिक, c और ये 2x क्यूबिक, यानी पहली टर्म्स को अगर आप आपस में ऐड करते हैं ना तो पहली पूरी टर्म में x क्यूबिक आता है, फिर दूसरी टर्म को ऐड करेंगे तो पूरे टर्म में एक्स स्क्वायर आएगा, फिर तीसरी टर्म को ऐड करेंगे तो एक्स आएगा, और फोर्थ को ऐड करेंगे तो खाली कांस्टेंट आएंगे। तो इस तरह हम करते हैं, पहले टर्म में से एक्स क्यूबिक कॉमन ले लिया, दूसरी में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तीसरी में से एक्स को, और फोर्थ वाली को आपने वैसे ही रखा। अब हम इनको इक्वेट करवा देते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ कांस्टेंट को इक्वेट करवाना होता है ना, हमें ये एक्स वाली टर्म्स या वाई वाली टर्म्स इस तरह की टर्म्स नहीं चाहिए होती। तो हम पहली वाली टर्म को जीरो के बराबर, इसके एक्स के जो एक्स क्यूबिक है उसके कोएफिशिएंट को, यानी a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0, -4a प्लस 2b माइनस सी इज इक्वल टू 0, 2a प्लस 4b माइनस 3c इज इक्वल टू 0, और 3a माइनस b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। अब इसमें वही स्टेप आपने फॉलो करने हैं कि पहली दो इक्वेशन को लेट कर लेना है, जैसे आपको तरीका बताया है वो आपने उस फॉलो करके, और यहाँ से आपने इस तरह a के नीचे वैल्यूज लिखनी है, b के नीचे वैल्यूज लिखनी है, और c के नीचे वैल्यूज लिखनी है। a b और c की वैल्यू निकाल के आपने इसको k के बराबर लेट कर लेना है। यहाँ से a की वैल्यू निकलेगी -5 के, 5 उधर चला जाएगा, b की वैल्यू आपके पास निकलेगी -7 के, और c की वैल्यू आपके पास निकलेगी 6 के। ये आपने इन तीनों की वैल्यूज निकाल लेनी। इन तीनों वैल्यूज को आपने इन बाकी दो में पुट कर देना है। अगर तो वैल्यू सेटिस्फाई कर देती हैं तो हम कहेंगे ये लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर सेटिस्फाई नहीं करती तो हम कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये अब आप लोगों ने ये काम कर लेना है, इसको एक दफ़ा चेक कर लेना है कि ये वैल्यूज जो हैं ये सेटिस्फाई होती हैं कि नहीं होती। यहाँ मैंने बता दिया है कि अगर हम वैल्यूज को सेटिस्फाई पुट करते हैं 3 और 4 में तो वही सी इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाई, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। आप पुट करके आपने उनको दिखा देना है कि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती। तो इसका मतलब है ये सिर्फ जब भी सेटिस्फाई होंगी जब के की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि नॉन जीरो पे तो नहीं हो रही ना, नॉन जीरो पुट करेंगे ना तो जीरो जीरो के बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है जब जीरो ही पुट करेंगे तो फिर जीरो जीरो के बराबर आएगा। तो इसका मतलब है जब सारी वैल्यूज इसका जीरो आंसर दे रही हैं तो यानी जीरो पे सेटिस्फाई होंगी खाली,
तो वो सेट क्या हो जाते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन के अंदर ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये आपके पास u, v और w ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब इसी का जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम है, आपके पास 3 वेक्टर्स गिवन है, आपने उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, उसको 0 के बराबर रख दिया। उसके बाद आपने a को मल्टीप्लाई करा के b को मल्टीप्लाई करा के c को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। पहली टर्म्स में से एक्स क्यूबिक का कॉमन आ रहा था, उनको कॉमन ले लिया जब आपने ऐड कराया। दूसरी टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा था, ऐड करने के बाद वो कॉमन ले लिया। तीसरी में से एक्स कॉमन आ रहा था, वो कॉमन ले लिया। और फोर्थ वाले सारे कांस्टेंट थे, उसको वैसे का वैसे रहने दिया। अब हम इनको इक्वेट करवाते हैं। पहली पहली टर्म 0 के बराबर, ये दूसरे वाली 0 के बराबर, थर्ड वन 0 के बराबर और ये फोर्थ वाला भी 0 के बराबर। अब पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करना है उसी मेथड से, बिल्कुल सेम वही मेथड से। ये मैं आपको यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख लें और इसको नोट कर लें। आपने इस तरह a के नीचे लिखा, b के नीचे वैल्यूज लिखी, c के नीचे, इनको k के बराबर रख दिया। तो आपके पास a आ गया, 1 उधर चला जाएगा, a भी k के बराबर, b भी k के बराबर और c माइनस k के बराबर। इन वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 3 और 4 में पुट करें। अगर तो वो सेटिस्फाई हो जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट, अगर सेटिस्फाई ना हो तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। जब हम पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि वी सी इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाई, आपके जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं होंगी तो वो लीनियरली क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आप इसको चेक कर लेना कि लीनियरली पुट करने से वाकई सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। मैंने आपको दो पहले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका चेक करवा दिया, जस्ट आपने इसमें पुट करना है और देख लेना है कि वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो गई तो लीनियरली डिपेंडेंट, अगर सेटिस्फाई ना हुई तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये क्वेश्चन जो हमने 1 और 2 किया, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ के आए, क्योंकि अगले क्वेश्चन भी इसी तरह सिमिलर स्टेप पे हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे तरीके से कर लें, किसी को कुछ ना समझ आए तो वो मेरे से पूछ ले। तो अल्लाह हाफिज़।